हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। तो एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज में हमारा अगला चैप्टर जो है वो है गुप्तोत्तर काल यानी कि पोस्ट गुप्ता पीरियड। यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि जो गुप्ता पीरियड एंड होता है, जो गुप्त काल की समाप्ति होती है, उसके बाद किस तरीके का सिनेरियो हमारे इतिहास में वर्णित है, कैसा लिखा गया है हमारा इतिहास, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सारी चीज़ों को समझेंगे। तो आसानी से चीज़ों को समझने के लिए इतिहास में हम यहाँ पर देखते हैं कि इसको दो भागों में पढ़ा जाता है। ठीक है, जो हमारी पोस्ट गुप्ता पीरियड की हिस्ट्री है उसको हम दो पार्ट्स में देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री और साउथ इंडिया की हिस्ट्री। कैसा पॉलिटिकल सिनेरियो बना, कैसी चीज़ें आपकी नॉर्थ इंडिया में डेवलप होती हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड में, या कैसा सिनेरियो आपका डेवलप होता है साउथ इंडिया में। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो पार्ट्स मिलेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा पोस्ट गुप्ता पीरियड का लेक्चर होगा ये 3 पार्ट का होगा, यानी कि 3 लेक्चर ये और इसके बाद 1 या 2 लेक्चर और। तो मोस्ट प्रोबेबली 4 से 5 लेक्चर में हमारा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म है। कोशिश करूंगा 4 में ही खत्म हो जाए। तो 4 लेक्चर मैक्स टू मैक्स बचे हैं, उनमें हमारा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लेके चलेंगे मेडिएवल हिस्ट्री। ठीक है, जो हमारा मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारत का इतिहास हम उसको पढ़ेंगे। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड का हम इनिशिएट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया। क्या देखेंगे? हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? उत्तर भारत का इतिहास, गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत का इतिहास, ये हमारा इनिशियल पॉइंट होगा, इनिशियल टॉपिक होगा इस चैप्टर का। तो जो गुप्ता डायनेस्टी है उसका जब पतन होता है उसके बाद ये जो पाटलिपुत्र है, जो उस समय कैपिटल हुआ करती थी, वो धीरे धीरे अपनी महत्ता जो है वो खो देती है। ठीक है, पाटलिपुत्र लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। जब गुप्ता डायनेस्टी का पतन होता है तो पाटलिपुत्र जो है अपनी इंपॉर्टेंस खो देता है, और उसकी जगह कौन अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा? उसकी जगह इंपॉर्टेंस अब हो जाएगी कन्नौज की। कन्नौज जो है वो अब काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा पाटलिपुत्र के स्थान पर। पहले पाटलिपुत्र बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था। कन्नौज बिकेम सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज फ्रॉम 7 to 12 सेंचुरीज टर्की इन्वेजन। तो जो 12वीं शताब्दी में आपका तुर्की आक्रमण होता है, तब तक कहां से? 7वीं शताब्दी से। 7वीं शताब्दी से और 12वीं शताब्दी के तुर्की आक्रमण तक आपका कन्नौज जो है वो राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन जाएगा। ठीक है, कन्नौज बिकेम द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज फ्रॉम 7 to 12 सेंचुरी। 12 सेंचुरी में क्या होगा? कहाँ तक 12 सेंचुरी में? इनिशियल 12 सेंचुरी के स्टार्टिंग में जहाँ पे आपका तुर्कों का आक्रमण होता है, ठीक है, टर्किश इन्वेजन होता है, वहां तक आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कन्नौज। और ये कहाँ पे है कन्नौज? तो कन्नौज आपका उत्तर प्रदेश के इटावा में है। कन्नौज कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश के इटावा में। और कन्नौज को हर्षवर्धन ने राजधानी बनाया था। कन्नौज को किसने राजधानी बनाया था? हर्षवर्धन ने। तो देखिए, क्वेश्चंस आपको डेवलप करने हैं। कोई हमें आपको हमेशा समझाया कि क्वेश्चन जो डेवलप कर लेगा वही एग्जाम क्रैक कर पाएगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि कन्नौज को कैपिटल किसने बनाया? हर्षवर्धन ने बनाया। कब बनाया, कैसे बनाया? तो इसके लिए एक सिंपल सा एक लाइन आपको समझनी है कि मौखरी और थानेश्वर डायनेस्टी थी। मौखरी और थानेश्वर राजवंश, दो राजवंश हैं, एक आपका है मौखरी और एक आपका है थानेश्वर। तो इन दो राजवंशों को मर्ज करके, इन दो राजवंशों का विलय करके हर्षवर्धन ने क्या किया था? कैपिटल बनाई थी कन्नौज को। ठीक है, इन दोनों का विलय करने के बाद, फिर से समझ लीजिए, हर्षवर्धन ने जब मौखरी और थानेश्वर का विलय किया है उसके बाद उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं होगा आपको। अब कुछ पॉइंट हर्षवर्धन के इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि हर्षवर्धन ने क्या किया था। जो आपका उत्तरी भारत था उसको राजनीतिक एकता प्रदान की थी। हर्षवर्धन ने क्या किया था? जो उत्तर भारत है उसको राजनीतिक एकता प्रदान की थी। ठीक है, हर्षवर्धन गेव पॉलिटिकल यूनिटी टू नॉर्थ इंडिया। हर्षवर्धन गेव पॉलिटिकल यूनिटी टू नॉर्थ इंडिया। लेकिन जब हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है, अब क्या हुआ? हर्षवर्धन की डेथ हो गई। अब जब हर्षवर्धन की डेथ हुई उसके बाद में सबसे बड़ा पॉइंट क्या हुआ कि जो उसने पॉलिटिकल यूनिटी बनाई थी, जो उसने एक राजनीतिक एकता स्थापित की थी उत्तर भारत में, वो एकता धीरे धीरे विखंडित होने लगी और कई सारे छोटे 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 राज्य पैदा होने लगे। ठीक है, कई सारे नए छोटे छोटे राज्य उत्पन्न हुए। तो जब ये छोटे छोटे राज्य उत्पन्न हुए, इसको लेके ईश्वरी प्रसाद,
एक हिस्टोरियन है ईश्वरी प्रसाद, इन्होंने एक लाइन यूज की जो आपका अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले मैंने देखा था, उसके यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा था कि पीरियड ऑफ स्टेट विद इन स्टेट, पीरियड ऑफ स्टेट विद इन स्टेट किसको कहा गया? तो इसका आंसर होगा आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन, या आप कहोगे कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात का जो समय है उसको हम कहते हैं राज्यों के अंदर राज्य का काल। तो आप कह सकते हो कि हर्षवर्धन के जो बाद का काल है वो कैसा काल था? जहां पर राजनीतिक एकता नहीं थी, जहां पर कई सारे छोटे छोटे राज्य निकलकर आ चुके थे, ठीक है, किसी एक राज्य की सत्ता वहां मौजूद नहीं थी। तो किसने कहा है राज्यों के अंदर राज्य का काल? ईश्वरी प्रसाद ने कहा है। किस काल को कहा है? हर्षवर्धन के मृत्यु के जो पश्चात का काल था, हर्षवर्धन की डेथ के बाद का जो टाइम पीरियड था उसको कहा गया है पीरियड ऑफ स्टेट विद इन स्टेट। अब इस एरा की सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग अगर हम देखें, एक दूसरी बहुत, एक तो महत्वपूर्ण चीज ये हो गई कि छोटे राज्यों में विभक्त हो गया, ठीक है, और इन्होंने पॉलिटिकल यूनिटी जो दी थी वो खत्म हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने आता है वो ये है कि सामंतवाद का उदय होता है, ठीक है। क्या होगा? सामंतवाद का उदय होगा इस युग में, जिसको हम कहते हैं राइज ऑफ फ्यूडलिज्म, ठीक है। फ्यूडलिज्म जो है वो राइज होगा, उदय होगा कब? आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन। और यहाँ पे जब हम डायनेस्टीज की बात कर रहे हैं कि हर्षवर्धन के बाद का, या सॉरी जो गुप्तोत्तर काल है, जो पोस्ट गुप्ता पीरियड है उसके बाद का पॉलिटिकल सिनेरियो जब हम बात करते थे, हमने बताया बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश आ गए थे। तो एक चीज़ ये जान लीजिएगा कि जो नॉर्थ इंडिया के राजवंश थे, जो नॉर्थ इंडिया के जो डायनेस्टीज थी उनमें मैक्सिमम जो थी वो राजपूत थे, ठीक है। मैक्सिमम डायनेस्टीज ऑफ नॉर्थ इंडिया वर राजपूत, ठीक है। तो जितने भी राजवंश मौजूद थे उनमें से अधिकांश राजवंश कौन से थे? अधिकांश राजवंश आपके राजपूत राजवंश थे, ठीक है। और राजपूतों के उदय को लेके अलग अलग विचारकों के अलग अलग विचार हैं, ठीक है। इनमें मतलब कॉन्फ्लिक्ट है इनके ओरिजिन थ्योरी को लेके, बट हम बताते हैं कि क्या क्या पॉइंट है। पहला तो कुछ लोग मानते हैं कि वो इंडियन थे, ठीक है। कुछ लोग मानते हैं कि वो विदेशियों के संतान थे, ठीक है, देवर चाइल्ड ऑफ फॉरेनर्स, या आप कहेंगे देवर इंडियंस। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, हम कहते हैं कि जो आबू पर्वत है, माउंट आबू आपने सुना होगा ना, तो जो आबू पर्वत है वहां पे वशिष्ठ जो थे उनके अग्निकुंड से राजपूतों का उदय होता है, ठीक है। आबू पर्वत पर वशिष्ठ के अग्निकुंड से, वशिष्ठ के अग्निकुंड से राजपूतों का उदय होता है। ओरिजिन फ्रॉम फायर पिट ऑफ वशिष्ठ ऑन माउंट आबू, origin from fire pit of, origin from fire pit of वशिष्ठ ऑन माउंट आबू। क्लियर है ये पॉइंट? ये जो ये पॉइंट दिया गया है, ठीक है, ये पॉइंट दिया गया है आपके पृथ्वीराज रासो में। किसमें दिया गया है? पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो एक बहुत प्रसिद्ध किताब है, बहुत प्रसिद्ध कविता है, जिसमें बताया गया है कि जो राजपूतों का उदय होता है वो होगा माउंट आबू पर वशिष्ठ के अग्निकुंड से, ठीक है। और पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, रचयिता कौन है, ऑथर कौन है? तो वो है चंद बरदाई। कौन है? चंद बरदाई। याद रहेगी ये चीज, चंद बरदाई। तो चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है। ये भी बहुत जगह पूछा जाता है, हालांकि घिसा पिटा क्वेश्चन हो चुका, बहुत एग्जाम से पूछा जा चुका, लेकिन ठीक है, कभी भी दोबारा पूछ सकता है, इसलिए आपको याद रखना है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद बरदाई। उसमें बताया गया है कि राजपूतों का उदय जो है वो वशिष्ठ के अग्निकुंड से माउंट आबू पर्वत पर, या सॉरी आबू पर्वत पर होता है। और जो राजपूत उदय होते उनमें कौन थे? चौहान, प्रतिहार, चालुक्य, सोलंकी और परमार। ये सभी राजपूत कहे जाते हैं कि पृथ्वीराज रासो में बताया गया कि ये सब इस तरीके से उत्पन्न हुए हैं। ये प्रोसेस था इनके उत्पन्न होने का, इनके ओरिजिन का। कौन कौन से? चौहान, प्रतिहार, चालुक्य, सोलंकी और परमार, ठीक है। तो चलिए हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे अब सबसे पहले प्रतिहार के बारे में, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले मालवा के प्रतिहार, ठीक है। जो हम पहली डायनेस्टी देखेंगे, जो पहला वंश देखेंगे वो कौन सा है? मालवा के प्रतिहार हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि प्रतिहार का मतलब क्या होता है, प्रतिहार का अर्थ, ठीक है।
तो प्रतिहार का अर्थ होता है उच्च पदाधिकारी यानी कि सीनियर ऑफिशियल्स। प्रतिहार का अर्थ क्या होता है? उच्च पदाधिकारी अर्थात सीनियर ऑफिशियल्स। क्लियर है? तो जब हम कोई डायनेस्टी की बात करते हैं तो हम उसके संस्थापक की भी बात करते हैं। तो सबसे पहला दिमाग में आता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी ऑफ मालवा। मालवा के प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन हैं? तो इसका आंसर आएगा हरिश्चंद्र। कौन है? हरिश्चंद्र। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन है फाउंडर प्रतिहार वंश के? तो प्रतिहार वंश के फाउंडर हैं आपके हरिश्चंद्र। लेकिन अगर हम बात करें, संस्थापक तो होगा हरिश्चंद्र, लेकिन अगर हम बात करें कि वास्तविक संस्थापक कौन है, रियल फाउंडर कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए नागभट्ट प्रथम। कौन है? नागभट्ट प्रथम वॉज द रियल फाउंडर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी ऑफ मालवा। क्लियर है? और सबसे पहला शक्तिशाली शासक की अगर हम बात करें, फर्स्ट पावरफुल रूलर, तो सबसे पहला जो शक्तिशाली राजा था वो था वत्सराज। कौन था? वत्सराज। ही स्टार्टेड फर्स्ट टाइम ट्राईपार्टाइट वॉर, त्रिपक्षीय संघर्ष। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है। अभी आप इतना समझिए कि त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू करने वाला जो पहला आपका शासक रहेगा वो कौन है प्रतिहारों की तरफ से? तो वो हो जाएंगे वत्सराज। तो प्रतिहारों की तरफ से जो त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू किया गया वो किसने शुरू किया? सबसे पहले त्रिपक्षीय संघर्ष प्रतिहारों की तरफ से, तो वो होंगे आपके वत्सराज। यही आपके सबसे शक्तिशाली पहले सबसे शक्तिशाली राजा थे आपके प्रतिहार वंश के। ठीक है? इन्होंने क्या किया? इन्होंने कन्नौज पर कब्जा किया और कन्नौज पर कब्जा करने के बाद में इन्होंने इंद्रायुध, जो वहाँ की एक आयुध डायनेस्टी थी, एक आयुध वंश था, वहाँ के आयुध वंश के शासक थे इंद्रायुध, मतलब ये आयुध वंश के हैं इंद्रायुध। इनको कन्नौज का राजा बना दिया, कन्नौज की गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है? किसको? इंद्रायुध को। कहाँ पर? कन्नौज पर। कौन जीता था कन्नौज को, या कन्नौज पे कब्जा पहले किसने किया? वत्सराज ने। तो कब्जा तो किया लेकिन वहां पे किसी दूसरे को बैठा दिया। ठीक? फिर इसके बाद हम देखेंगे नागभट्ट सेकंड के बारे में, नागभट्ट द्वितीय के बारे में। तो नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया? इन्होंने कन्नौज को एकदम रौंद दिया। ठीक है? इन्होंने भी कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज को एकदम उन्होंने रौंद दिया। और क्या किया उन्होंने वहां पर उस समय इंद्रायुध नहीं थे, इंद्रायुध के बाद दूसरे थे वहां पे, चंद्रायुध। क्या नाम है इनका? चंद्रायुध। तो इन्होंने क्या किया? कन्नौज को एकदम से ही रौंद दिया, मतलब बहुत बुरी तरीके से कन्नौज को वहां पर पराजित किया। और वहां के जो रूलर थे चक्रायुध, कौन थे? चक्रायुध। वो थे इंद्रायुध, ये कौन है? चक्रायुध। तो चक्रायुध को गद्दी से हटा दिया। और चक्रायुध को किसका प्रोटेक्शन मिला हुआ था? तो आप देखोगे धर्मपाल का प्रोटेक्शन मिला हुआ था। किसका प्रोटेक्शन मिला हुआ था? धर्मपाल का। तो चक्रायुध को गद्दी से हटाया और कन्नौज को अपना शामिल कर लिया प्रतिहार डायनेस्टी में और उसको बना दिया राजधानी। ठीक है? तो कन्नौज को राजधानी बनाया किसने? यहाँ पर प्रतिहारों में अगर हम बात करें, कन्नौज को किसने राजधानी बनाया था? तो नागभट्ट द्वितीय ने बनाया था। कन्नौज को किस प्रतिहार शासक ने राजधानी बनाया? तो आपका आंसर सीधा सीधा क्या हो गया? नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट फर्स्ट यहाँ पे नहीं है। नागभट्ट फर्स्ट के क्या इंपॉर्टेंट है कि ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी ऑफ मालवा। ठीक है? और इससे पहले कैपिटल क्या हुआ करती थी कन्नौज से पहले? तो कन्नौज से पहले प्रतिहारों की कैपिटल हुआ करती थी उज्जैन। और अब क्या हो गई? कन्नौज। किसने बनाया? नागभट्ट सेकंड ने बनाया। कैसे? कन्नौज को बुरी तरीके से रौंदा और चक्रायुध, जिसको प्रोटेक्शन मिला हुआ था धर्मपाल का, उसको गद्दी से हटा दिया। ठीक है? धर्मपाल द्वारा संरक्षित थे चक्रायुध। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मिहिर भोज के बारे में। तो जो मिहिर भोज हैं, इन्हीं के समय पे, मिहिर भोज के ही टाइम पे 9वीं शताब्दी ईस्वी में, 9th सेंचुरी में अरब यात्री थे सुलेमान। अरब यात्री कौन थे? सुलेमान। वो भारत आए थे। ठीक है? अरब यात्री थे सुलेमान, जो अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बना कि सुलेमान, अरब यात्री सुलेमान किसके समय में भारत आए थे? तो आपका आंसर क्या होगा? मिहिर भोज के समय में आए थे। मिहिर भोज का समय अगर हम देखें तो कौन सा, आप क्या आंसर दोगे? 9th सेंचुरी, 9वीं शताब्दी में अरब यात्री सुलेमान भारत आए
और इन्होंने मिहिर भोज को कहा कि मिहिर भोज अरबियों का घोर शत्रु है, अरबियों का घोर शत्रु है, यानी कि जो अरब के लोग हैं उनका बहुत बड़ा शत्रु है। हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, आर्क एनिमी ऑफ अरब्स, आर्क एनिमी ऑफ अरब्स किसको कहा गया है, मिहिर भोज को कहा गया। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। तो आर्क एनिमी किसको कहा गया है, मिहिर भोज को कहा गया है, जो कि मिहिर भोज जो है वो अरबियों का घोर शत्रु उनको बताया गया। किसने बताया है, सुलेमान ने बताया है। और क्या मिहिर भोज के बारे में इंपॉर्टेंट है, तो मिहिर भोज के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि वो वैष्णव धर्म के संरक्षक शासक थे, पैट्रन रूलर ऑफ वैष्णविज्म, पैट्रन रूलर ऑफ वैष्णविज्म, ठीक है, वैष्णव धर्म के संरक्षक शासक थे। कौन था, आपके हो जाएंगे मिहिर भोज। कुछ सिक्कों पर, मिहिर भोज के कुछ सिक्कों पर वराह के चित्र मिलते हैं। किसका फिगर मिलता है, वराह का, ठीक है। और इन्होंने उपाधि भी धारण की, इन्होंने टाइटल भी ऑब्टेन किया था, आदि वराह। कौन सा टाइटल, आदि वराह। टाइटल देखिए आपको याद रखना बहुत जरूरी है, एंशिएंट और मेडिएवल में टाइटल बहुत जान खाते हैं, टाइटल्स को याद करना बड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है, लेकिन आप लोग कोशिश करिए कि आप लोगों को याद रहे। तो अगर हम बात करें कि वराह, आदि वराह, ये टाइटल किसने ऑब्टेन किया था, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि ये टाइटल ऑब्टेन किया है मिहिर भोज ने। किसने किया है, मिहिर भोज ने। क्लियर है ये चीज आप लोगों को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और हम आगे देखेंगे मिहिर भोज के बाद में महेंद्र पाल फर्स्ट एंड देन हम महिपाल देखेंगे, और हमारा जो ये आपका प्रतिहार ऑफ मालवा है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्रतिहार और मालवा में इसके बाद किसका नंबर है, महेंद्र पाल प्रथम का, ठीक है। किसका नंबर आएगा अब, महेंद्र पाल फर्स्ट का। तो जो महेंद्र पाल फर्स्ट हैं, इनके बारे में कुछ और ऐसा इंपॉर्टेंट चीज आपको नहीं याद करनी है, लेकिन जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो पॉइंट क्या है कि इन्हीं के कोर्ट में, इन्हीं के दरबार में एक विद्वान हुआ करते थे, राजशेखर। क्या नाम था उनका, राजशेखर। तो जो विद्वान थे राजशेखर, इन्होंने कई सारी रचनाएं की हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। उनके कई सारी राइटिंग्स हैं राजशेखर जी की, जो कि किसके कोर्ट में थे, महेंद्र पाल फर्स्ट के कोर्ट में थे राजशेखर। उनकी कई सारी रचनाएं हैं, जैसे कि काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विद्धशाल भंजिका, बाल रामायण और बाल भारत। एक बार हमारे साथ रिपीट करिए कौन कौन सी है। तो एक आपकी हो जाएगी काव्य मीमांसा, एक हो जाएगी कर्पूर मंजरी, दूसरी आपकी हो जाएगी विद्धशाल भंजिका, फिर बाल रामायण और बाल भारत। ये सभी राजशेखर जी की बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटिंग्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछी जाती हैं। एक बार और रिपीट कर लीजिए जिससे कि आपको कभी भी एग्जाम में कंफ्यूजन ना होने पाए। काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विद्धशाल भंजिका, बाल रामायण और बाल भारत। क्लियर है ये चीज। अच्छा चलिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि तो एक बार पीछे का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी, टाइटल ऑफ आदि वराह किसके पास था, कमेंट बॉक्स में करिए आंसर। इसके बाद हम देखेंगे महेंद्र पाल के बाद में इंपॉर्टेंट है महिपाल। तो महिपाल जो है इन्हीं के टाइम पीरियड में 10th सेंचुरी में, 10वीं शताब्दी ईस्वी में क्या होता है, एक अरब यात्री आते हैं, ठीक है, क्या नाम है, अल मसूदी। अल मसूदी भारत आते हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो दूसरे थे और यहाँ पे ये दूसरे हैं, ठीक है। तो ये अल मसूदी हैं, अल मसूदी भारत आते हैं किसके समय में, तो अल मसूदी आएंगे आपके महिपाल के टाइम में 10th सेंचुरी में, 10वीं शताब्दी ईस्वी में आते हैं महिपाल, सॉरी महिपाल के टाइम में अल मसूदी। अल मसूदी से पहले जो हमने अरब यात्री के बारे में पढ़ा था, तो वो कौन थे, वो सुलेमान थे जो मिहिर भोज के टाइम पे आए थे। वो कौन थे, सुलेमान, जो कि आए थे मिहिर भोज के टाइम पे, ठीक। और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है इसमें हम देख लेते हैं कि जो ये राजशेखर है ना, ये राजशेखर महिपाल के दरबार में भी थे, ठीक है। राजशेखर जो हैं, ये देखिए जो राजशेखर हैं ये महिपाल के कोर्ट में भी थे। बीपीएससी का अगर आप एग्जाम उठा के देखें तो वहां पे क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वहां पे इस तरीके का क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वो पूछ लें कि राजशेखर जो है वो किसके कोर्ट में थे, ठीक। ऑप्शन में आपको दे दे मिहिर भोज, महिपाल, महेंद्र पाल फर्स्ट, मूलराज फर्स्ट और भीम फर्स्ट। अब उसने 4-5 एग्जाम्पल ऑप्शंस दे दिए, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे मोर देन 1 होना चाहिए। क्यों,
क्योंकि राजशेखर जो है वो महेंद्रपाल फर्स्ट के कोर्ट में भी हैं और राजशेखर आपके महिपाल के कोर्ट में भी हैं। ठीक है, और क्या है देखते हैं। तो जो अल मसूदी हैं इनके बारे में 2 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला तो देखिए वो पॉइंट हो ही गया कि भाई वो 10 सेंचुरी सीई यानी कॉमन एरा में आए थे, 10वीं शताब्दी ईस्वी में, अरब के थे, महिपाल के टाइम में आए थे। 2 पॉइंट और हैं कि वो जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी है, उसको वो क्या कह के बुलाया करते थे, तो वो कहते थे उनको अल गुर्जर। क्या कहते थे? अल गुर्जर। क्लियर है ये चीज। और वो जो राजा हुआ करते थे, यानी जब हम महिपाल की बात कर रहे हैं तो राजा को वो किस नाम से बुलाते थे? बौरा। राजा को क्या कहते थे? बौरा। और गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी को, जिस डायनेस्टी के हैं, इस डायनेस्टी को क्या बोलते थे? वो अल गुर्जर। क्लियर है ये चीज। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो मालवा का प्रतिहार वंश है, ठीक है, प्रतिहार डायनेस्टी ऑफ मालवा, वो खत्म हो जाती है। अब हम देखेंगे अल्हिन पाटन या अनहिलवाड़ के चालुक्य सोलंकी वंश। अब देखिए यहाँ पे इतना लंबा नाम है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इनको हम चालुक्य डायनेस्टी भी बोल सकते हैं, सोलंकी डायनेस्टी भी बोल सकते हैं, या चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो ये अनहिल पाटन या अनहिलवाड़ है, ये एक्चुअल में इनकी कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, ये क्या होती थी? इनकी कैपिटल हुआ करती थी। तो उस समय में बहुत सारे राज्यों को उनकी कैपिटल के नाम से हम पूरा कंप्लीट बोलते थे। तो हम क्या बोलेंगे? अनहिल पाटन या अनहिलवाड़ के चालुक्य सोलंकी वंश, चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी ऑफ अनहिल पाटन और अनहिलवाड़। क्लियर है ये चीज। तो जो ये गुजरात, ये कहाँ के हैं? ये गुजरात के हैं। ठीक है, ये अनहिल पाटन कहाँ है, अनहिलवाड़ कहाँ है? गुजरात में है। और ये जो चालुक्य या सोलंकी, हमने बताया ना, आप इनको चालुक्य भी कह सकते हो, आप इनको सोलंकी भी कह सकते हो, चालुक्य सोलंकी भी कह सकते हो। तो ये जो गुजरात के चालुक्य या सोलंकी हैं, ये राजपूत थे। ये कौन थे? राजपूत थे। क्लियर है ये चीज। और इनकी कैपिटल क्या हुआ करती, जो कि मैंने अभी आपको बताया, अनहिलवाड़ या फिर अनहिल पाटन। ये जो यहाँ पे लिखा है अल्हिन पाटन या अनहिलवाड़, यही इनकी क्या थी? कैपिटल थी। तो जो आपकी ये चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी है, जब हम इसके रूलर के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखेंगे जो आपका पहला रूलर आएगा वो है मूलराज फर्स्ट। कौन है? मूलराज फर्स्ट। क्या नाम है? मूलराज फर्स्ट। एंड मूलराज फर्स्ट इज द फाउंडर ऑफ चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी। चालुक्य सोलंकी वंश के संस्थापक कौन है? तो वो हैं आपके मूलराज प्रथम। और मूलराज प्रथम जो है वो कट्टर शैव उपासक हुआ करते थे। क्या थे? कट्टर शैव उपासक थे, शिव जी के उपासक थे और कट्टर थे। ठीक है, ही वॉज स्टॉन्च शैव वर्शिपर। ही वॉज स्टॉन्च शैव वर्शिपर। क्लियर है? कौन? मूलराज फर्स्ट। इन्होंने अनहिलवाड़ा में 2 मंदिर बनवाए थे। अनहिलवाड़ा में 2 मंदिर बनवाए थे। किसने? मूलराज फर्स्ट ने। किसने बनवाया था? मूलराज फर्स्ट ने बनवाया था। और मूलराज फर्स्ट के आखिरी पॉइंट आपका ये है कि उन्होंने अपनी गद्दी स्वेच्छा से त्याग दी थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? खुद ही थ्रोन से उतर गए और उन्होंने अपनी जगह किसको राजा बनाया था? तो उन्होंने बनाया था चामुंड राय को। किसको राजा उन्होंने बनाया? चामुंड राय को उन्होंने अगला राजा बनाया। खुद गद्दी से उतर गए और उन्होंने चामुंड राय को अगला राजा बनाया। क्लियर है ये चीज। इसके बाद हम बात करते हैं भीम प्रथम की। भीम फर्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है हमारे हिस्ट्री में। ये आप, इसके कई सारे पॉइंट्स हैं, इसको हम समझते हैं अच्छे से। यहाँ से आपको बहुत ही मतलब अच्छे क्वेश्चंस बनते हुए दिखेंगे। तो भीम जो है वो सबसे पहली चीज तो जो ये चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी है, उस डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स में से एक हैं। ठीक है, इन्हीं के टाइम में तुर्क आक्रमणकारी था महमूद गजनवी। आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसने सोमनाथ मंदिर को कई बार लूटा था, है ना? सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने। तो महमूद गजनवी कौन था? एक तुर्की आक्रमणकारी था। महमूद गजनवी क्या था? एक तुर्की आक्रमणकारी था। और उसने कब लूटा है इनके टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो 1025 से 1026 में उन्होंने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा। महमूद गजनवी ने कहा कब लूटा है? 1025 1026, यानी कि 1025 टू 126 में उन्होंने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में लूटपाट की थी। किसने? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी कौन था? वो तुर्की आक्रमणकारी था, टर्किश इन्वेडर था। कौन? महमूद गजनवी। ठीक है, फिर जब अब उसने लूटपाट की, उसने बहुत कुछ नुकसान पहुंचाया मंदिर को, तो अब जाहिर सी बात है कि मंदिर को पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता थी। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन की नीड थी मंदिर की। तो उस मंदिर का जो रिकंस्ट्रक्शन करवाया, तो इसमें 2 नाम आते हैं।
अगर आपसे पूछा जाए कि सोमनाथ मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन किसने करवाया, तो दो नाम आपके कौन कौन से आएंगे? एक तो आएगा भीम और उसके बाद आएगा कुमारपाल। पहला कौन सा आएगा? भीम, और भीम के बाद क्या आएगा? कुमारपाल। तो इन दोनों ने, पहले भीम ने कराया है रिकंस्ट्रक्शन, उसके बाद में कुमारपाल ने करवाया है। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है जैन का दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है, दिलवाड़ा टेम्पल ऑफ जैन। कौन सा मंदिर है? दिलवाड़ा टेम्पल ऑफ जैन या जैन टेम्पल ऑफ दिलवाड़ा। तो जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, जैन टेम्पल ऑफ दिलवाड़ा है, वो कहाँ पर है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, तो वो आपका है सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ है? सिरोही डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में। राजस्थान के सिरोही जिले में है। और जो ये मंदिर है जैन टेम्पल ऑफ दिलवाड़ा, यानी कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये माउंट आबू, जो आपका आबू पर्वत है, उससे 2.5 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 2.5 किलोमीटर। तो आप कह सकते हैं कि माउंट आबू के पास में ही है। जैन टेम्पल ऑफ दिलवाड़ा किसने बनवाया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किसने बनवाया था। तो हम देख रहे थे कि जैन टेम्पल ऑफ दिलवाड़ा किसने बनवाया था। ठीक, तो हम अभी आपको बता ही रहे थे कि तब थोड़ा सा कुछ सराउंडिंग की दिक्कत हुई, इस वजह से मुझे पॉज करना पड़ा। तो हम आपको क्या बता रहे थे कि जो ये जैन टेम्पल ऑफ दिलवाड़ा है ना, इसको लेके, बनाने को लेके कई लोग थोड़ा सा मतलब गलत इंटरप्रेट करते हैं। मतलब कई बुक्स में क्या हुआ है कि जो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक बुक नहीं है, तो वैसे भी आजकल जिसको देखो वो, जिसने थोड़ा सा पढ़ लिया है, वो अपने आप को बहुत विद्वान समझता है और किताब उताब लिखने लगता है। तो उन्हीं कुछ महान पराकाष्ठा वाले विद्वान हैं, उन्होंने लिखा था कि जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो बनवाया था विमल, सॉरी, उन्होंने लिखा था भीम ने बनवाया था, भीम फर्स्ट। ठीक है, अगर उनके मिनिस्टर कोई चीज़ कर रहे हैं तो क्रेडिट तो भीम फर्स्ट को ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इतना लिख दो कि भीम फर्स्ट ने बनवाया। आपको कंप्लीट चीज़ अपने बुक में देनी चाहिए कि भीम फर्स्ट ने बनवाया था, लेकिन एक्चुअल में किसने बनवाया है। ठीक है, तो वो बनवाया है विमल ने। किसने बनवाया है? विमल ने। और इसीलिए इस मंदिर को विमल शाही का मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, टेम्पल ऑफ विमल शाही क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको विमल ने बनवाया था। किसने बनवाया था? विमल ने बनवाया था। क्लियर है ये चीज़? टेम्पल ऑफ विमल शाही को क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको भीम के मिनिस्टर विमल ने बनवाया था, जैन टेम्पल ऑफ दिलवाड़ा। अब चूंकि इसके नाम की बात चल रही है, तो जैसे एक नाम तो हो गया जैन टेम्पल ऑफ दिलवाड़ा, ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। एक नाम हो गया विमल शाही का मंदिर, टेम्पल ऑफ विमल शाही। एक और इसको नाम दिया जाता है आदि शाही का मंदिर। क्या नाम दिया जाता है? आदि शाही का मंदिर। तो इसको आदि शाही का मंदिर ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पे जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठापना की गई, मतलब जो मूर्ति यहाँ, जो स्टैचू यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया, जो वो कौन सा था? तो वो आपने पढ़ा होगा, जैन टेम्पल में आपके पहले तीर्थंकर थे आदिनाथ, जिनका एक नाम ऋषभ देव भी था। आदिनाथ और ऋषभ देव उनके दो नाम थे ना। तो आदिनाथ जो उनका नाम था, उसी नाम पे इस मंदिर का नाम आदिशाही का मंदिर भी पड़ा। ठीक है, आदिशाही टेम्पल भी नाम उसका पड़ा। किसके नाम पे? जैन के जो पहले तीर्थंकर थे उनके नाम पे। क्लियर है ये चीज़? यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए वैसे। और अब इसमें इससे जुड़ा एक और मतलब भीम प्रथम के बाद में एक छोटा सा एक दो लाइन और फैक्ट है। एक राजा हुए भीम प्रथम के बाद में, कर्ण। ठीक है, एक वो भी इंपॉर्टेंट रूलर थे, कर्ण नाम था उनका। उन्होंने एक शहर बसाया था कर्णावती। क्या नाम था शहर का? कर्णावती। तो जो कर्णावती शहर था, आपको पता है प्रेजेंट टाइम में वो कौन सा शहर है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? कोई बता सकता है? कर्णावती जो कर्ण ने बसाया था। ये कर्ण वो महाभारत वाले कर्ण की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये कर्ण भीम प्रथम के बाद में जो चालुक्य सोलंकी वंश में अगले राजा थे। कर दिया कमेंट? हम बता देते हैं। तो जो ये क्या बोलते हैं, हम कर्ण ने जो कर्णावती शहर बसाया था, हम उसके बारे में बता रहे थे। तो जो कर्णावती शहर है उसको प्रेजेंट टाइम में हम जानते हैं अहमदाबाद के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? अहमदाबाद। क्लियर है? तो चलिए, अब दो तीन रूलर और बचे हैं, उसको खत्म करके हम यहाँ पे सोलंकी डायनेस्टी को अपना पूरा स्टडी मटेरियल इसका फिनिश करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कर्ण की। ठीक है, तो कर्ण जो है वो भीम फर्स्ट के बाद में एक प्रसिद्ध राजा के रूप में उभरे, और इन्होंने
एक शहर बसाया कर्णावती, जिसको हम प्रेजेंट टाइम में किस नाम से जानते हैं, अहमदाबाद के नाम से जानते हैं। क्लियर है ये चीज, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे। इसके बाद हम अगला देखेंगे जयसिंह सिद्धराज। क्या देखेंगे, जयसिंह सिद्धराज। तो जयसिंह सिद्धराज के कोर्ट में एक जैन विद्वान थे, जैन स्कॉलर। जयसिंह सिद्धराज के कोर्ट में, दरबार में एक जैन विद्वान थे जिनका नाम था हेमचंद्र। और इनकी दो रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं और एक इन्होंने ग्रामर बुक लिखी यानी व्याकरण ग्रंथ लिखा। तो इनके दो ग्रंथ कौन कौन से हैं, परिशिष्ट परमन, और ये थोड़ा सा नाम कठिन लगेगा, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, त्रिषष्टि श्लाका चरित पुरुष। त्रिषष्टि श्लाका चरित पुरुष, क्या नाम है, परिशिष्ट परमन और त्रिषष्टि श्लाका चरित पुरुष। त्रिषष्टि श्लाका चरित पुरुष, क्लियर है। एक बार मेरे साथ बोलिए फिर से, परिशिष्ट परमन और त्रिषष्टि श्लाका चरित पुरुष। ये दो बुक्स हैं हेमचंद्र की, और एक उनकी ग्रामर बुक है यानी कि व्याकरण ग्रंथ है, जिसका नाम है सिद्ध हेमचंद्र। क्या नाम है, सिद्ध हेमचंद इनकी बुक का नाम था। कौन सी बुक, जो व्याकरण ग्रंथ थी यानी कि जो ग्रामर की बुक थी। क्लियर है। अब इसके बाद हम देखेंगे जो जयसिंह सिद्धराज हैं, इन्होंने कई सारे मंदिर बनवाए। उनमें से जो एक प्रमुख मंदिर जो नाम आपसे एग्जाम में पूछ सकता है वो है सिद्धपुर का रुद्र महाकाल मंदिर। रुद्र महाकाल टेम्पल ऑफ सिद्धपुर। क्या है, रुद्र महाकाल टेम्पल ऑफ सिद्धपुर। क्लियर है ये चीज, कोई डाउट तो नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं कुमारपाल की। कुमारपाल जो है वो एक वैश्या के पुत्र हैं, ठीक है। किसके पुत्र थे, एक वैश्या, स्ट्रम्पेट के सन थे। कौन, कुमारपाल। और इन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया एक जैन आचार्य हेमचंद्र के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। एक जैन आचार्य हैं हेमचंद्र, उनके प्रभाव में कुमारपाल ने क्या किया, जैन धर्म को अपनाया। और जैन धर्म को अपनाने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो मद्यपान है यानी कि ड्रिंकिंग एल्कोहल और एनिमल किलिंग, इन सबको क्या कर दिया, बैन कर दिया, ठीक है। इन्होंने बंद कर दिया पशु हत्या, मद्यपान वगैरह। और जैन धर्म में दीक्षित होने के बावजूद भी इन्होंने अपने पारिवारिक देवता शिव के प्रति काफी सम्मान प्रकट किया। आफ्टर एडॉप्ट जो है वर्शिप्ड लॉर्ड शिवा, कहाँ, हाँ, ऑल्सो शोड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स लॉर्ड शिवा, ठीक है। शिव, जो भगवान शिव हैं, उनके प्रति भी इन्होंने काफी सम्मान प्रकट किया, जबकि वो जैन धर्म अपना चुके थे। क्लियर है। और जैन धर्म अपनाने के बाद इन्होंने एक उपाधि धारण की, परम अरहत। कौन सी है, परम अरहत। परम अरहत इज द टाइटल ऑब्टेन्ड बाय कुमारपाल आफ्टर एडॉप्टिंग जैनिज्म। क्लियर है। कौन सी उपाधि धारण की, परम अरहत। और अंतिम रूप से अगर हम बात करें, अंतिम रूप से सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया, फाइनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल किसने कराया है, तो वो कराया है कुमारपाल ने। किसने कराया है, कुमारपाल ने फाइनल रिकंस्ट्रक्शन कराया सोमनाथ मंदिर का, अंतिम रूप से सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। और वहां पर इन्होंने भगवान शिव की उपासना की जैन आचार्य हेमचंद्र के साथ में। इन्होंने जैन आचार्य हेमचंद्र के साथ में शिव जी की उपासना की। क्लियर है ये चीज। और एक कवि हैं जयसिंह, एक कवि हैं, पोएट हैं जयसिंह, उन्होंने कुमारपाल चरित नामक उनकी रचना में इनकी तारीफ की है, इनका यशोगान किया है। कुमारपाल चरित, अब देखो यहां से भी आ गया एक बुक का नाम कुमारपाल चरित। किसकी बुक है, जयसिंह की, जिसमें इसमें किसकी तारीफ की गई है, देखिए कुमारपाल चरित है तो आप नाम से भी रिलेट कर सकते हैं कुमारपाल की, ठीक है। तो कुमारपाल चरित बुक किसकी है, जयसिंह की। इसमें किसको प्रेज किया गया है, किसका यशोगान हुआ है, किसकी तारीफ हुई है, तो वो हुई है कुमारपाल की। कुमारपाल के बाद में इंपॉर्टेंट रूलर है मूलराज सेकंड। कौन है, मूलराज सेकंड। ये अगले महत्वपूर्ण शासक हैं इस डायनेस्टी के, इस वंश के। इनके काल में मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है। इनके काल में किसका आक्रमण होता है, मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का इन्वेजन होता है इन द पीरियड ऑफ मूलराज सेकंड। और मूलराज सेकंड को जो है वो लोग मार देते हैं, ठीक है, उनकी हत्या हो जाती है। और इसके बाद भीम सेकंड, भीम द्वितीय जो हैं वो नेतृत्व करते हैं चालुक्य आर्मी का। वो
नेतृत्व अपने हाथ में लेते हैं चालुक्य सेना का। ठीक है, भीम द्वितीय ने चालुक्य सेना की कमान संभाली। भीम सेकेंड टुक कमांड ऑफ चालुक्य आर्मी एंड डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन 1178 नियर माउंट आबू राजस्थान। और चालुक्य सेना की कमान संभालने के बाद उन्होंने जो आपका आबू पर्वत है उसके पास में मोहम्मद गौरी को हरा दिया। ठीक है, और ये मोहम्मद गौरी की पहली हार थी। भारत में मोहम्मद गौरी की पहली हार अगर हम कहें तो वो कब हुई है? 1178 में राजस्थान में आबू पर्वत के पास में। किसने हराया था? भीम द्वितीय ने हराया था, और बहुत बुरी तरीके से हराया था मोहम्मद गौरी को वहां पर। क्लियर है? और मोहम्मद गौरी की ये पहली पराजय थी भारत में। इसके बाद एक अगले रूलर आते हैं राय कर्ण। ये राय कर्ण है, क्या नाम है? राय कर्ण। तो राय कर्ण जो है वो आखिरी हिंदू रूलर हैं गुजरात के। गुजरात के अंतिम हिंदू शासक किसको कहा गया है? तो वो कहा गया है राय कर्ण को। और जो है राय कर्ण के समय में ही अलाउद्दीन खिलजी जो है उसका आक्रमण होता है गुजरात पर, और वो गुजरात पर कब्जा कर लेता है, अपने साम्राज्य में मिला लेता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को अपने कब्जे में ले लिया या अपने साम्राज्य में मिला लिया। कब? जब रायकर्ण वहां के राजा हुआ करते थे, रायकर्ण को पराजित करके। और रायकर्ण जो है वहां से अपनी पुत्री देवल देवी के साथ में देवगिरी की ओर चले जाते हैं। ठीक है, कहाँ चले जाते हैं? देवगिरी की तरफ। और उनकी पत्नी जो है कमला देवी, उनको खिलजी की सेना दिल्ली लेके चली जाती है। ये चीज क्लियर है? तो जो ये रायकर्ण है, ये अपनी बेटी है, इनकी बेटी के साथ में ये चले जाएंगे देवगिरी की तरफ। बेटी का नाम क्या था? देवल देवी। देवल देवी के साथ किधर चले गए? देवगिरी की तरफ। और इनकी जो पत्नी है, वाइफ, जिनका नाम है कमला देवी। क्या नाम है? कमला देवी। इसको अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है वो लेकर चली जाती है दिल्ली। कहाँ चली जाती है? दिल्ली लेकर चली जाती है। और अलाउद्दीन से बाद में इनकी शादी होती है। कमला देवी की शादी बाद में अलाउद्दीन खिलजी से हो जाती है। और इसी टाइम में, मतलब इसी डायनेस्टी के एक राजा हुए थे अर्णोराज एक समय पे। तो अर्णोराज का एक बेटा था लवण प्रसाद। अर्णोराज का बेटा है लवण प्रसाद। अर्णोराज का सन है। अर्णोराज एक रूलर हैं आपके इस डायनेस्टी के, चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी के। उनका बेटा है लवण प्रसाद, जो कि एक नए वंश की स्थापना करता है। किस नाम से? बघेल वंश। बघेल डायनेस्टी की स्थापना होती है। तो बघेल डायनेस्टी की स्थापना किसने की है? लवण प्रसाद। तो इतना ही इसके बारे में जानना जरूरी है, बाकी और कुछ इसमें जानना जरूरी नहीं है। और इसके अलावा कुछ दो चार फैक्ट और हम देख लेते हैं। तो जो चालुक्य शासक हैं वो कला के महान संरक्षक थे। चालुक्य रूलर्स वर ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट। ठीक है, चालुक्य रूलर्स वर ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट्स। वस्तुपाल और तेजपाल जो कि भीम द्वितीय के मंत्री थे, उन्होंने कला को बहुत प्रोत्साहित किया। तो वस्तुपाल और तेजपाल किसके मिनिस्टर हैं? भीम सेकंड के। किसके मिनिस्टर हैं? भीम सेकंड के। कौन? वस्तुपाल और तेजपाल। नोट कर लीजिएगा। और इनके शासन काल में अनेक जैन और हिंदू मंदिरों का निर्माण कराया गया। चालुक्य के काल में ही गुजरात में मुंडेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंडेरा का सूर्य मंदिर है, सन टेम्पल ऑफ मोढेरा।
इसका निर्माण भी कब हुआ है? चालुक्य के टाइम पे ही हुआ है। कहाँ पे है ये? गुजरात में है। अब चालुक्य के टाइम पे अगर हम बात करें, चालुक्य की बात करें तो गुजरात ही होगा वो एरिया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। मोढेरा का सूर्य मंदिर आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, चालुक्य के समय में हुआ है गुजरात में। तो इसके साथ आपका ये डायनेस्टी भी खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे चौहान डायनेस्टी, परमार, पाल, और उसके बाद फिर बंगाल का सेन वंश है, कन्नौज का गढ़वाल है, फिर कश्मीर की थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखेंगे और चंदेल वंश देखेंगे खजुराहो का। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे साउथ इंडिया की हिस्ट्री। तो कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।